चलिए बेटा, लेक्चर शुरू करें या वेट करें अभी स्टूडेंट्स का और आने का। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। चलो ठीक है, आज का स्टार्ट कर लेते हैं हम बस। कि आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि जी जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ी है हमने, दो तीन चीजें और पढ़ी हैं। ये बेसिकली क्या है? दिस इज ओएमटी। ओएमटी का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपैथिक मैनुअल थेरेपी। मतलब इन अदर वर्ड्स, ये जो मैनुअल थेरेपी हम हैं पढ़ रहे हैं इसी को ही ओएमटी कहते हैं। तो इसके गोल्स क्या हैं? हम क्यों मैनुअल थेरेपी करते हैं? व्हाई इज इट नेसेसरी? व्हाई शुड वी गो फॉर इट? हम और किसी तरीके से क्यों नहीं ट्रीट एवेलुएट कर सकते? तो उसका रीजन ये है कि ये जो बाय हैंड्स एवेलुएशन होती है, इसका एक रीजन ये है, या मतलब वजह ये है कि आप डायग्नोसिस बना सकें। आप एवेलुएट करके जब आप डायग्नोसिस बना लेंगे तो फिर आप उस पे इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है उसको असेस कर सकेंगे कि ये ट्रीटमेंट आपने करना है इसके अंदर या नहीं करना, या कौन सी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तीसरी चीज, इसका जो रीजन है वो ये होता है कि आपने प्रोग्रेस को मेजर करना होता है थ्रू मैनुअल थेरेपी, एवेलुएशन के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में मैं बता देती हूँ। अगर आपने रेंज ऑफ मोशन किसी पेशेंट की इम्प्रूव करनी है थ्रू मोबिलाइजेशन, तो आप पहले उसको एवेलुएट करेंगे, उसकी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद व्हेन यू अप्लाई ट्रीटमेंट एंड देन यू अगेन असेस इट, तो फिर आप उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मेजर कर सकेंगे कि बेहतर हुई है रेंज ऑफ मोशन, या कम हुई है, या कोई और वजह है, कोई और उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो एवेलुएशन के ये कुछ रीजंस होते हैं। अब जो फिजिकल डायग्नोसिस आप लोग बनाते हैं ना एज अ थेरेपिस्ट, वो कैसे बना सकते हैं? एक तो आप पेशेंट हिस्ट्री के थ्रू, आपने पेशेंट से हिस्ट्री ली और आपने अपने माइंड में कोई एक डायग्नोसिस बना लिया, उसके बाद कम्स टू द पॉइंट कि आप उसको एवेलुएट करते हैं पल्पेशन के थ्रू। आप लोगों ने एससीपी पढ़ी हुई है ना सबने? कौन सी एससीपी चल रही है आजकल आपकी? सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस सबने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ सब्जेक्ट? उसके काफी सारे पार्ट्स हैं। यस मैम पढ़ा हुआ है। अच्छा, यस मैम। ठीक है। SCP-1 के अंदर बेसिकली आपको पेशेंट हिस्ट्री सिखाई जाती है, तो वो जो पेशेंट हिस्ट्री है उसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज पेशेंट एवेलुएशन, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, वो सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री के थ्रू एक डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद आप एवेलुएट करके फिजिकल एवेलुएशन या फिजिकल एग्जाम के थ्रू उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। अब ये जो डायग्नोसिस है ये सोमैटिक डिसफंक्शन पे होता है। सोमैटिक डिसफंक्शन क्या चीज है उसको हम देख लेते हैं। सोमैटिक डिसफंक्शन समहाउ ये एक कॉन्सेप्ट है या एक थ्योरी है दैट सेज कि जब भी अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है ना, वो कोई एक रीजन की वजह से नहीं होती है। सोमैटिक डिसफंक्शन ये कहता है। ठीक है। तो या सोमैटिक सिस्टम ये कहता है कि अगर आपके किसी जॉइंट में या किसी मसल में मसला है ना, तो उसके अंदर आई एम श्योर कोई ना कोई नर्वस इन्वॉल्वमेंट भी होगी, कोई वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो सोमैटिक डिसफंक्शन की वजह से आपको जब आप इवेलुएट करते हैं तो एक ट्राइएड मिलता है, तीन चीजें होती हैं। आपको एसिमेट्री भी नजर आती है उस पार्ट के अंदर जिसका मसला है, उसकी रेंज ऑफ मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, और उसकी टिश्यू का जो टेक्सचर होता है, टिश्यू कौन सा? जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे आपका कैप्सूल है या लिगामेंट्स भी टिश्यू टेक्सचर में ही आते हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आई हुई होती है। तो इसको चेक करने के कौन से टूल्स हैं? एक तो मैनुअल थेरेपी के अंदर जो एंड फील है हमने पहले पढ़ी है कि आप पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं, और जितनी रेंज ऑफ मोशन उसके ऊपर अलाउड होती है, उसके बाय द एंड ऑफ दैट रेंज ऑफ मोशन विच इज अलाउड, यू फील उसके एंड के ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शन आई है, उसको एंड फील कहते हैं। उससे हम असेस करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा हम क्या करते हैं? मसल लेंथ की असेसमेंट। मसल लेंथ क्या है? रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर उसकी चेक करते हैं कि कितने मसल लेंथनिंग जो है, मतलब टिश्यू भी चेक करते हैं और जॉइंट भी चेक करते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर आप क्या होती है? हिस्ट्री बेसिकली क्या है? सिम्टम्स होती है। सिम्टम्स और साइंस में फर्क होता है। सिम्टम्स क्या होती हैं? जो पेशेंट खुद बता रहा है। साइंस क्या होते हैं? जो आपने असेस। ठीक है। हिस्ट्री बेसिकली सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट ने कहा है मुझे पेन है, कितनी पेन है वो बताएगा, उसकी वीकनेस है,
उसकी स्टिफनेस, नमनेस, हेडेक, डिजीनेस, नॉजिया, ये वो कंप्लेंट्स है जो कि पेशेंट खुद बताएगा आपको। आप फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या चेक करेंगे? आप उसके सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स को चेक करेंगे, ठीक है। उसके टिश्यूज की टेंशन के अंदर है कोई चीज चेंजेस, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है मसल्स की, उसके स्ट्रक्चर की शेप कैसी है, जो जिस पार्ट के अंदर पेन है, उसका टेक्सचर कैसा है, क्या उसके कलर को ब्रूज वगैरह उसके ऊपर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, या फिर उसका हाथ लगा के जब आप पल्पेट करेंगे तो यू विल असेस कि टेम्परेचर फर्क है या नहीं। इन दो चीजों के अलावा, साइन और सिम्टम्स के अलावा, आप क्या करते हैं? फंक्शनल चेंजेस आप चेक करेंगे क्या है। ये सारी चीजें बेटे वो है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि हिस्ट्री टेकिंग के साथ आप एवेलुएशन कैसे करते हैं। आप उसकी पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ चेक करें, उसकी इंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन, उसके बाद उसकी मोबिलिटी चेक होती है। फिर उसकी जॉइंट्स की बारी आती है जिसके अंदर या हाइपोमोबिलिटी हो सकती है या फिर हाइपर मोबिलिटी हो सकती है। देन कम्स दी सॉफ्ट टिश्यू जिसके अंदर हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्शन हो। फिर आते हैं आपके न्यूरल और वास्कुलर स्ट्रक्चर्स। न्यूरल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जो आपकी नर्व्स हैं सारी। और वास्कुलर स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं सारी। ठीक है। ये सोमैटिक डिसफंक्शन के अंदर चेंजेस थी या जो असेसमेंट्स थी वो चीजें थी। अब हम आते हैं ओएमटी विच इज मैनुअल थेरेपी। इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है? पहले मुझे कोई ये बताया, व्हाट डू वी मीन बाय इंडिकेशंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस? मैम इंडिकेशन मीन्स कोई डायग्नोसिस हो सकता है कि जैसे कि कोई सिम्टम्स वगैरह, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की जैसे हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि अगर कोई किसी को वोंड हो गया है उसको इन्फेक्शन कौन सी चीज़ें कॉज कर सकती हैं, तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगी। ठीक है, वेरी गुड। इंडिकेशंस होती हैं यदि ट्रीटमेंट की इंडिकेशन, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की हम बात करते हैं इसका मतलब ये होता है, इंडिकेशंस का मतलब है कि इन कंडीशंस के अंदर हमने ये ट्रीटमेंट देना है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि ये वो केसेस या कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमने अपना ट्रीटमेंट नहीं देना। इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ी हुई ना आप लोगों ने, उसके अंदर हर मोडेलिटी का कोई इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है। इसी तरह ओएमटी या इस ट्रीटमेंट की भी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं कि मैनुअल थेरेपी किन केसेस में नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता है कि मैनुअल थेरेपी से फर्क पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन आपने किस किस्म की टेक्निक है आपकी, फिजिकल या मेडिकल डायग्नोसिस क्या चीज है, जो भी पैथोलॉजी है उसकी स्टेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्यूमर वगैरह होता है, अर्ली स्टेज है, अगर अभी कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं सिवियर हुआ है तो आप मैनुअल थेरेपी करवा सकते हैं। बट इफ दैट केस इज वेरी सिवियर, फॉर एग्जांपल आपका स्टेज 4 कैंसर है, उसके अंदर आप मैनुअल थेरेपी नहीं करवाते। कोई ट्यूमर है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा सिवियर है, इन्फेक्शंस हैं, या फिर ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया क्या होता है? अगर बोन मास कम है तो आप मैनुअल थेरेपी नहीं करवाते। कोई कोलेजन डिसऑर्डर है जैसे स्क्लेरोडर्मा टाइप या फाइब्रोसिस टाइप जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर मैनुअल थेरेपी नहीं करवाई जाती। रीजनरेशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, कोई केस ऐसा है, तब भी नहीं करवाते। रीजन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि अगर बोन मास कम है या रीजनरेटिव चेंजेस ज्यादा हैं, उस केस के अंदर एक तो स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी, दूसरा ये कि जो बोन मास कम है ना, जब आप उसको मोबिलाइज करेंगे तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। तो इन केसेस के अंदर आप मोबिलाइजेशन नहीं करवाते, मैनुअल थेरेपी नहीं देंगे। कुछ कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं। कंजेनिटल एनोमलीज क्या होती हैं? जो बाय बर्थ होती हैं, उनके अंदर नहीं करवाई जाती, मैनोथेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अगर आपके वैस्कुलर डिसऑर्डर है कोई, ठीक है, या फिर डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसके अंदर कांटेक्ट की वजह से, आपके हाथ लगाने की वजह से वो चीज बढ़ेगी, या फिर अगर स्किन की कोई ऐसी लीजन है कि ओपन वुंड है, तो उसके अंदर मैनोथेरेपी नहीं करवाते, उसको पहले हील होने देते हैं। अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया टाइप है या एंटी कोगुलेशन, मतलब ऐसे जिसके अंदर कोगुलेटिव प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो तब आप मैनोथेरेपी नहीं करवाते। बिकॉज इन केस ऑफ एनी रप्चर, माइक्रोवास्कुलर रप्चर भी होगा ना, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, तो मैनोथेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तब नहीं करवाते। उसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सर्टेन ऑटोनॉमिक नर्वस डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में जिनको बहुत सीवियर डायबिटीज होती है, बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उनके अंदर कुछ केसेस रिपोर्ट की। वैसे डायबिटिक पेशेंट जो है दैट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू मैनुअल थेरेपी, लेकिन आपने पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें असेस करनी होती है। समटाइम्स पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है,
तो उन केसेस के अंदर अगर आप मैनुअल थेरेपी पे फोकस करेंगे, नॉट ऑन दी डिसऑर्डर, ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर, तो फिर केस खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनके अंदर थोरेसिक मोबिलाइजेशन की थी और उसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन हो गई और शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप कर गया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कि उनको वो बेहोश हो गए। ठीक है, तो ऐसे के जब इस तरह का कोई केस होता है ना, तो पहले आप, मतलब डायबिटिक पेशेंट है उसको फ्रोजन शोल्डर, पहले आप फोकस करते हैं उसकी कि उसकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, उसके बाद आता है उसका शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो अगर तो उसकी कंट्रोल्ड है ब्लड शुगर लेवल, देन यू गो फॉर द मैनुअल थेरेपी, अदरवाइज यू, आप उसको जो है वो रेफर कर देते हैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास कि पहले वो अपनी शुगर कंट्रोल करवा के आए, फिर हम उसका शोल्डर ट्रीट करेंगे। उसके अलावा अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है किसी जॉइंट के अंदर, ठीक है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप होती है, लेकिन रोमैटिक डिजीजेस अगर बहुत ज्यादा है ना सिवियर, तब आप ग्रेड 3 जो मोबिलाइजेशन है वो नहीं देते। अदरवाइज अगर वो अंडर कंट्रोल्ड है या गुजारा है या सिर्फ जॉइंट स्टिफनेस है और कोई ज्यादा मसला नहीं है, तो फिर आप ग्रेड 3 जो है मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये सारी आपकी सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि यू असेस के पेशेंट को अपनी कॉमन सेंस यूज करें कि इस वक्त क्या पेशेंट की हालत ऐसी है कि हम उसको मोबिलाइज कर सकें। अगर कर सकें तो फिर करें, वरना मत करें। इंडिकेट, फिर अब करें कब? अगर इन सारे केसेस में नहीं करना, तो फिर हम मैनुअल थेरेपी कब दें पेशेंट को? आ दें अगर उसकी जॉइंट प्ले रिस्ट्रिक्टेड है। जॉइंट प्ले क्या होता है? उसके जॉइंट पे जो नॉर्मल मूवमेंट्स अलाउड होती है नेचुरली, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर आप उसको मोबिलाइज करें। अगर उसकी एंड फील जो है पैथोलॉजिकल है या एबनॉर्मल है, अगर हाइपो मोबिलिटी है और हाइपर मोबिलिटी, इन दोनों केसेस के अंदर, ठीक है, हाइपर मोबिलिटी में फिर भी ध्यान से करते हैं, हाइपो मोबिलिटी में हम ज्यादा प्रेफर होती है, लेकिन हाइपर मोबिलिटी जिसके अंदर ऑलरेडी जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा मोबिलिटी हो, तो यू नीड टू असेस फर्स्ट कि आपके उसके लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। अगर है तो फिर आप मैनुअल थेरेपी नहीं देते। अगर आपने मैनुअल थेरेपी दी है तो फिर आपने उसकी प्रोग्रेस भी असेस करनी है। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो उससे फर्क भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ा। तो आप क्या करते हैं, उसकी कोई एक सिम्टम जो मेजर सिम्टम है, फॉर एग्जांपल पेशेंट आया था, उसकी मेजर कंप्लेंट थी पेन की, तो आपने क्या करना है, आपने एक दफा उसको ट्रीटमेंट दिया है, देन यू विल असेस दैट पेन अगेन, और फिर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो उसकी बेसलाइन वैल्यू थी, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, इसीलिए हमने बात की थी कि ओएमपी इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले आप उसकी बेसलाइन जो है वो मेजरमेंट्स लेते हैं, ताकि आप उसको चेक कर सकें कि फर्क भी पड़ा या नहीं पड़ा। आपने उसकी, पहले पेशेंट आया, आपने उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक की है, उसके बाद आपने उसको ट्रीटमेंट दिया और फिर रेंज ऑफ कुछ सेशंस के बाद आपने रेंज ऑफ मोशन दोबारा चेक की है। अब जो बाद में चेक की है उसको आप कंपेयर किसके साथ करेंगे? जो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसकी रेंज ऑफ मोशन मेजर की थी उसके साथ चेक करेंगे कि उसको फर्क भी पड़ा या नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो आप उसको कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट को, और मे भी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, बट अगर उसको फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप अपने ट्रीटमेंट को रोक देंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर मैनुअल थेरेपी, दिस गोज फॉर एवरी अदर ट्रीटमेंट, कि अगर उसको फर्क नहीं पड़ा है तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट स्टॉप कर दें या उसको दोबारा से एवेलुएट करें। अब ये जो ओएमपी एवेलुएशन है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, ये आपको पहले से पता है कि सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। आप सिर्फ पहले चेक करते हैं कि मसला है कहाँ, कौन सा रीजन है, अपर लिम्ब में मसला है, सर्वाइकल में मसला है, उसका कोई हेड का प्रॉब्लम है, उसका कोई डेंटल इशू है जिसकी वजह से वो पेन की वजह से आपके पास आ रहा है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करते हैं। जब आपने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद देन यू स्टार्ट गेटिंग द हिस्ट्री। आप उससे पूछते हैं कि क्या आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन है तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई उससे रिलेटेड कोई और पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसके बाकी सारे सिस्टम्स की हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? आप अपनी आंखों से असेस करते हैं, उसको सिंपल देख के ऑब्जर्व करके इसका पॉस्चर ठीक है क्या, इसका जो रीजन, ये जिस पेन की बात कर रहा है या जिस रीजन में मतलब शोल्डर पेन की या एल्बो पेन की बात कर रहा है, क्या उसकी शेप ठीक है, क्या उसके ऊपर स्किन के ऊपर कोई मसला तो नहीं है, ऑब्जर्व करने से कोई ब्रूज तो नहीं है, क्या वो कोई असिस्टिव डिवाइसेस यूज करके आ रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एडीएल्स जो होती हैं वो मतलब वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इंस्पेक्शन है। अभी आपने पेशेंट को हाथ नहीं लगाया, पहले आपने सिर्फ हिस्ट्री ली है और दूसरा उसके बाद आपने सिर्फ इंस्पेक्शन की। फिर आते हैं टेस्ट ऑफ फंक्शन, कि यहाँ पे आते हैं वो मस्कुलर एमएसके के जो सारे आपने स्पेसिफिक टेस्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो टेस्ट हम यहाँ दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एमएसके का पार्ट थे।
वो मेन जो उसका MSK जो आपका मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट का जो सब्जेक्ट था, वो मेन वो था। उसके अंदर जितने भी टेस्ट और फंक्शन थे आप उस रीजन से रिलेटेड वो परफॉर्म करते हैं। आप चेक करते हैं आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर का डिफरेंस, देखें कि जॉइंट का मसला है, मसल का मसला है, या कोई नर्व का मसला है, या वास्कुलर कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको जब ये पता लग गया कि प्रॉब्लम है कहाँ, फिर आप उस स्ट्रक्चर को पल्पेट करते हैं। ठीक है, हाथ लगा के चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई विजुअल जो है वो आपको चेक करके पल्पेशन से पता लग रहा है चीजों का, चेंजेस का। फिर आते हैं उसके बाद आपकी न्यूरोलॉजिकल और वस्कुलर एग्जामिनेशन, जिसके अंदर टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, आपकी नर्व टेस्टिंग है, जिसमें मोटर टेस्टिंग भी आती है, सेंसरी टेस्टिंग भी आती है। ठीक है, उसके बाद गर्थ मेजरमेंट्स है। वस्कुलर टेस्ट के अंदर क्या है, आप पल्स चेक करते हैं और ब्रूट्स चेक करते हैं। किसी को पता है ब्रूट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट आर ब्रूट्स? मैम वेसल से जो ब्लड लॉस होता है ना, जैसे कि हेमरेज या कुछ इस तरह, वो ब्लूइश हो जाती है स्किन। वो होता है ब्रूज, दैट इज डिफरेंट। ये वर्ड लिखा हुआ है ब्रूट। ठीक है, ब्रूट होता है, पल्स होती है ना, आप साउंड आप चेक करते हैं अपने वेस्कुलर रीजन के अंदर या आप अपनी किसी बड़ी वेसल के अंदर। ब्रूट्स होते हैं एबनॉर्मल साउंड्स इन योर वेस्कुलर रीजन। वो हार्ट्स के अंदर भी मरमर हो सकते हैं, वो जो एबनॉर्मल मर्मर्स होते हैं, या आपकी पल्स आ रही है वेसल के अंदर कोई, लेकिन एबनॉर्मल पल्स आ रही है, उसको हम कहते हैं वो ब्रूट्स होते हैं। जो आप ब्रूज बता रहे थे बेटे, वो ब्रूज होता है, वो जो ब्लूइश से स्किन हो जाती है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं नील पड़ गया, वो ब्रूज होता है। ठीक है, ये ओके मैम। इन स्टेप्स के बाद आता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग। मतलब आप ये देखें कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग कितनी लेट आती है। आप अपना डायग्नोसिस, फिजिकल डायग्नोसिस पहले बना लेते हैं, उसके बाद यू जस्ट हैव टू रिकन्फर्म इट विद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है कि पहले एक्सरे कराते हैं, पहले MRI कराओ, फिर सोचेंगे क्या मसला है। फिजिकली असेस तो करते ही नहीं ना। फिजिकल थेरेपिस्ट का जो मेन जो उसका हुनर है, जो उसका स्किल है, दैट इज फिजिकल एवेलुएशन। दिस इज दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रेडियोलॉजी, ये अलग डोमेन है। आप सिर्फ अपने डायग्नोसिस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये टेस्ट करते हैं, वरना नहीं करवाते ये टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जब डायग्नोसिस बन जाता है, देन यू गो फॉर द ट्रायल ट्रीटमेंट। आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, देन यू सी कि फर्क फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। अगर पड़ा है तो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, अगर नहीं पड़ा तो फिर आप उसको दोबारा से ये सारा स्टेप जो है एवेल्युएशन का, ये रिपीट करें। ठीक है, तो फिर लेक्चर था। बेटा कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? मैं ज्यादा आप लोगों को छेड़ती नहीं हूँ क्योंकि ये समर है, इसके अंदर क्या मैं अब करूँ, आप लोग अपना आराम से पढ़ो, लेकिन कुछ पढ़ते भी हो, कुछ सुनाई देता है, कुछ समझ आता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? जी मैम। जी मैम आता है। चलो पेपर में देख लूंगी मैं कितना का आता है। ठीक है, चलो फिर बस लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, मैं ये अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगी सबको। चलो एक्सक्यूज मी मैम। बेटे। मैम मैंने आपको ईमेल की थी, अरूज फातिमा। तो मैम प्लीज उसका रिप्लाई कर दियो और मुझे रिकॉर्डिंग भी प्लीज शेयर कर दियो लेक्चर। हाँ, ठीक ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।